हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कशेरुकों को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है एनेम्नियोटा, जिसके अंदर फिशेस और एम्फीबियंस को रखा जाता है। ये अपने एग पानी में देते हैं। इनमें जो पानी है वह सुरक्षा प्रदान करता है तथा इन्हें पानी में घुली ऑक्सीजन सरलता से मिलती रहती है। इनमें भ्रूणीय श्वसन अंग कम विकसित रहते हैं। सेकंड जो ग्रुप है वह है एमनियोटा ग्रुप। एमनियोटा ग्रुप में रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को सम्मिलित किया गया है। इस ग्रुप के जंतु जमीन पर रहते हैं और अपने जो एग हैं वह भी जमीन के ऊपर देते हैं और इनमें भ्रूण की रक्षा, श्वसन और पोषण के लिए अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ विकसित होती हैं। अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ मुर्गी में अतिरिक्त भ्रूणी जनन स्तर से परिवर्तित होती हैं। ये भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती बल्कि भ्रूण को परिवर्धित होने में सहायता प्रदान करती है और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो उस टाइम ये विलुप्त हो जाती है। जो मुर्गी है इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों की बात करें तो 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये झिल्लियाँ हैं योक सैक, पीतक कोश, सेकंड है एमनियोन, थर्ड है कोरियोन एंड फोर्थ जो झिल्ली हमें देखने को मिलती है वह है एलेंटोइस। डायग्राम के अंदर आप योक सैक, कोरियोन, एमनियोन और जो एलेंटोइस लेयर है इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले योक सैक के बारे में। पीतक कोश यह प्रथम अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है जो कि सबसे पहले परिवर्तित होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चिक का जो एग होता है यह मैक्रोलिसिथल एग होता है। इसके अंदर जो पीतक है वह अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। परिवर्तनशील भ्रूण के शरीर में जो पीतक है वह समा नहीं पाता क्योंकि इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए एक पीतक कोष यहाँ पे डेवलप हो जाता है जो कि पीतक को अपने भीतर घेर लेता है। यही पीतक पचित होकर के परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। बात करें अगर हम योग के डेवलपमेंट की तो भ्रूण की जो स्प्लैंक्टोप्ल्यूर से एक बंद आंत ही नहीं बनती बल्कि यह पीतक के चारों ओर वृद्धि करके पीतक कोश का निर्माण करती है। 16 घंटों की अवस्था में जब एग का इंडक्शन पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं 16 आवर्स होता है, तो इस स्टेज पे जो स्प्लैंक्टोप्ल्यूर है पीतक के ऊपर बढ़ना प्रारंभ कर देती है और पीतक के चारों ओर फैल करके एक पीतक कोश का निर्माण करती है। स्प्लैंक्टोप्ल्यूर में अंदर की परत एंडोडर्म की और जो बाह्य परत होती है वह स्प्लैंक्टनिक मेसोडर्म की होती है। पीतक कोश एक पीतक वाहिनी जिसको हम योक स्टॉक कहते हैं, डायग्राम के अंदर आप योक स्टॉक को देख सकते हैं, के द्वारा भ्रूण की मध्यांतर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। पीतक कोश धीरे धीरे वृद्धि करके पीतक के ऊपर फैल करके इसे पूर्णतया घेर लेता है। 5 दिन के या अधिक अवस्था वाले भ्रूण में पीतक कोश की स्प्लैंक्टोप्ल्यूर जो परत है वह कई सारे फोल्ड बनाती है जिससे पीतक के अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। भ्रूण के परिसंचरण तंत्र में परिवर्धन के साथ साथ पीतक कोश की स्प्लैंक्टोप्ल्यूर में भी एक परिसंचरण तंत्र विकसित हो जाता है। पीतक कोश में एक जोड़ी पीतक धमनी वाइटेलाइन आर्टरी बन जाती है जो पृष्ठ महाधमनी से रक्त लाती है और एक जोड़ी हमें वाइटेलाइन वेन देखने को मिलती है जो कि रक्त को हृदय को लौटाती है। भ्रूण की आंत्र में पीतक वाहिनी द्वारा सीधे ही नहीं पहुंचता बल्कि सबसे पहले पीतक कोश की एंडोडर्म एंजाइम स्रावित करती है। इसके फलस्वरूप पीतक का पाचन होता है और यह पाचित पीतक है पीतक कोश की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ से यह पचित जो पीतक है रक्त वाहिनियों द्वारा भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
अगर बात करें हम योग सैक के फंक्शंस के बारे में, तो योग सैक के अंदर लार्ज अमाउंट में योग हमें देखने को मिलता है। यह जो योग सैक है एक डाइजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन की तरह कार्य करता है, जो कि ग्रोइंग जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसे क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, योग अवेलेबल करवाता है। जो योग सैक है ये फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है और साथ ही साथ एक हीमोपोएटिक ऑर्गन लिवर के समान यह कार्य करता है। साथ ही साथ जो योग सैक है यह ब्लड सेल्स के ओरिजिन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेम्ब्रेन है एमनियोन और कोरियोन, इसके बारे में। डायग्राम के अंदर आप जो सेकंड यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है एमनियोन और थर्ड जो मेम्ब्रेन है कोरियोन, इसको देख सकते हैं। एमनियोन और कोरियोन ऐसी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं जो कि जिनका डेवलपमेंट क्या होता है, साथ साथ होता है। एमनियोन भ्रूण के चारों ओर से घेरे हुए रहती है और इसे वातावरण से सीधे संपर्क में आने से रोकती है। यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो भ्रूण है वह रहता है। एमनियोन और भ्रूण के बीच में एक कैविटी हमें देखने को मिलती है। इस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। बात करें हम कोरियोन की, तो कोरियोन भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि अतिरिक्त बाह्य भ्रूणीय देव गुहा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम को घेरे हुए रहती है। यह सीलोम सीधे ही इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से जुड़ी हुई रहती है। एमनियोन और कोरियोन दोनों ही सोमेटोप्ल्यूर से बने हुए होते हैं। डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन है वह सोमेटोप्ल्यूर से बनी हुई रहती है। सोमेटोप्ल्यूर में एक्टोडर्म व सोमेटिक मीजोडर्म जनन स्तर होती हैं। बात करें अगर हम एमनियोन और कोरियोन के फंक्शन के बारे में, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वह है कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर हमें एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है और यह फ्लूइड क्या करता है कि जो भ्रूण है जो कि सूखी ज़मीन के ऊपर परिवर्तित हो रहा है उसे जलीय वातावरण प्रदान करता है, साथ ही भ्रूण को सूखने से बचाता है। सेकंड फंक्शन है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है यह बाहरी भ्रूण को बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एज ए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में यह कार्य करता है और यांत्रिक आघातों से भ्रूण की रक्षा यह करता है। थर्ड फंक्शन है जो एमनियोन है यह क्या करता है, भ्रूण को उसके जो एग शेल है, अंड कवच है, उससे पृथक रखता है, जिससे भ्रूण को कवच के साथ घर्षण एवं आसंजन से बचाया जा सके। फोर्थ फंक्शन जो किया जाता है एमनियोन के द्वारा, एमनियोन क्या करता है, भ्रूण को कवच से चिपकने से रोकता है। एमनियोन की मीजोडर्म में पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके लयबद्ध संकुचन से भ्रूण एमनियोटिक द्रव में दोलनिक गति करता है। परिणाम स्वरूप भ्रूण की अपनी स्वयं की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के साथ आसंजन की संभावना नहीं रहती। नेक्स्ट फंक्शन है नेक्स्ट फंक्शन जो है यह क्या करता है, एल्ब्यूमिन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जो कोरियोन है वह लेटर डेवलपमेंट स्टेज में एलेंटोइस के साथ में ज्वाइन होकर के न्यूट्रिशनल और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। थर्ड मेम्ब्रेन अब हम देखते हैं, यह है फोर्थ जो लास्ट मेम्ब्रेन है यह है एलेंटोइस। एलेंटोइस के बारे में अगर हम बात करें तो एलेंटोइस तीसरे दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इस इंक्यूबेशन पर भ्रूण की पश्चांत्र की अधर दीवार से एक अंतवृत्त के रूप में परिवर्तित होती है। यहाँ पे डायग्राम में आप जो एलेंटोइस है इसको देख सकते हैं। यह अंधवर्त स्प्लैंक्नोप्ल्यूर से बना होता है जिसकी भीतरी परत एंडोडर्म की ओर और बाह्य परत जो होती है वह स्प्लैंक्निक मीजोडर्म की ओर होती है। भ्रूण के चौथे दिन के ऊष्मायन के समय, इंक्यूबेशन के समय एलेंटोइस वृद्धि करके अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा में बढ़ जाती है। इसका जो समीपस्थ जो सिरा होता है यह स्टॉक सकरा एवं वृत्त के समान हो जाता है।
तथा पीतक व्रंत के समानांतर स्थित हो जाता है। जो यॉक स्टाक है उसके समानांतर ही यह स्थित हो जाता है। इसे हम कहते हैं एलेंटोइस स्टॉक। जो बी डायग्राम है इसके अंदर आप एलेंटोइस स्टॉक को देख सकते हैं। इसका जो दूसरा फूला हुआ सिरा होता है वह थैलेनुमा होता है, जिसे हम एलेंटोइक आश्य कहते हैं। इसकी गुहा में एक प्रकार का लवण युक्त द्रव भरा हुआ रहता है। एलेंटोइक जो आश्य है, जो चैम्बर है, यह चौथे से 10वें दिन के ऊष्मायन में काफ़ी तीव्रता से बढ़ता जाता है। वह लगभग समस्त अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा में पूर्णतया फैल जाता है। इस दौरान एलेंटोइस की बाह्य स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कोरियोन की भीतरी कायिक मीजोडर्म के साथ समेकित होकर के एक एलेंटो कोरियोन मेम्ब्रेन बनाती है। जो सी डायग्राम है इसमें सबसे आउटर में आप कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन जो है उसे देख सकते हैं। इस दोहरी मीजोडर्म परत में रक्त वाहिकाओं का एक सघन जाल विकसित हो जाता है, जो भ्रूण के परिसंचरण तंत्र, एलेंटोइक धमनी व एलेंटोइक सिरा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इसी परिसंचरण के माध्यम से भ्रूण को ऑक्सीजन प्राप्त होती है व भ्रूण द्वारा श्वसन क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निष्कासित कर दी जाती है। इस कार्य के लिए पूर्ण विकसित एलेंटोइस कोरियोन के साथ अंडे के छिद्रयुक्त कवच के ठीक नीचे स्थित होता है। इस प्रकार जो एलेंटो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है यह श्वसन अंग के रूप में भी कार्य करती है। जो एलेंटोइस है यह एक रिजर्वेयर की तरह कार्य करता है, जो कि डेवलपिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो निकलने वाले एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, इनको जो सिक्रेशंस हैं इनको रिजर्व करके रखता है। अर्ली डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेज होती है, इस दौरान चिक जो होता है मोस्टली यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट की लेटर स्टेजेस में ये मेनली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो जो यूरिया है इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं जो यूरिक एसिड है उसमें कंपेरेटिवली हमें क्या होता है, वाटर की कम ज़रूरत होती है और इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वह कंपेरेटिवली यूरिया के कंपैरिजन में कम होते हैं। और जो चिक है इसमें एलेंटोइस क्या करेगा, एक भ्रूणीय मूत्राशय के समान कार्य करेगा और यह वृक्कों में आया हुआ जो यूरिक एसिड है उसको संग्रहित करता है और भ्रूण को इसके हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उनसे बचाता है। सेकंड जो फंक्शन है कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन का, वह है कि यह एम्ब्रियो में एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट हम बात करें जो एलेंटोइस एल्ब्यूमिन होता है, यहाँ पे देखा कि कोडेट्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों एनेम्नियोटा और एमनियोटा में डिवाइड किया गया है। फिशेस और एम्फीबियंस में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है वे एब्सेंट होती हैं, वहीं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट हमने जो डिस्कशन हमारा पूरा रहा वह था चिक के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं उनके बारे में। 4 यहाँ पे हमने जो मेम्ब्रेन है वह देखी। पहली यॉक सैक, सेकंड एमनियोन एंड थर्ड कोरियोन और फोर्थ देखी हमने एलेंटोइस। जो फर्स्ट यॉक सैक है इसके अंदर पीतक भरा हुआ रहता है, जो कि क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है और इसकी जो वॉल होती है वह स्प्लैंक्टोप्ल्यूर की बनी हुई होती है। सेकंड हमने डिस्कस किया एमनियोन के बारे में। एमनियोन यह भ्रूण को चारों ओर से घेरे हुए रहता है और इसके और भ्रूण के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जो कि भ्रूण को सूखने और यांत्रिक आघातों से बचाता है। यह सोमेटोप्ल्यूर से विकसित होता है। थर्ड मेम्ब्रेन है कोरियोन। यह भ्रूण व सभी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के बाहर स्थित होती है।
भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक सतह बनाती है। यह झिल्ली सोमेटोप्ल्यूड से विकसित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात की फोर्थ एलेंटोइस मेम्ब्रेन के बारे में। यह भ्रूण की पश्चांत्र से थैले के रूप में निकलती है और उत्सर्जन व श्वसन प्रक्रिया में सहायक होती है और यह स्प्लैंक्टोप्ल्यूड से विकसित होती है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया यॉर्क सैक, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस के जो फंक्शंस थे इनको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।